एलिमिनेशन रिएक्शंस हैलो एल्केन में दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या है यहां पर, पहला तरीका है यहां पर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करेंगे। सेकंड नंबर जो होगा वो डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड होगा, यानी कि वहां पर से दो हैलोजन्स को रिमूव करेंगे। बात समझ में आती है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन का मतलब ही यही है कि किसी सबस्ट्रेट में से, किसी रिएक्टेंट में से चीजों को निकालना। क्या करना, एलिमिनेट करना। तो बेसिकली होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखो, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। जब दो सिग्मा बॉन्ड, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर एक वीक पाई बॉन्ड बनाया जाता है, सबस्ट्रेट में से कोई मॉलिक्यूल्स को, सबस्ट्रेट में से किसी दो एटम्स को या ग्रुप्स को निकालना जाता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर एक वीक पाई बॉन्ड बनाया जाता है, तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर इस रिएक्शन का नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। सिंपल है, दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर एक वीक पाई बॉन्ड बनाया है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगी वो हाई टेम्परेचर पे फॉलो होगी, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। क्यों, अरे भाई दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के आप एक वीक पाई बॉन्ड बना रहे हो, एक अच्छी चीज को बिगाड़ के बेकार चीज बना रहे हो, तो फोर्सफुली करना पड़ेगा। फोर्सफुली करना पड़ेगा तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यहां पर डेल्टा जी मेरे लिए नेगेटिव आएगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डेल्टा एच ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक अच्छी चीज को बिगाड़ के बेकार चीज बनाई है। तो यहां पर नेगेटिव क्वांटिटी को लाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को ही बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो माइनस वाली क्वांटिटी बढ़े और डेल्टा जी यहां पर नेगेटिव आए, जिससे रिएक्शन क्या हो, फिजिबल हो जाए और आगे की तरफ जाने लगे। सबसे पहला तरीका हम लोग देखने वाले हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो दो तरीके से पॉसिबल है, E1 और E2। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ E2 है, यानी कि बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन है। E1 हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो हम उसको देखेंगे ही नहीं। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का मेथड है, हालांकि 11th क्लास में भी अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का मेथड हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिटेल में देखने वाली बात है। सबसे पहली रिएक्शन E2 बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। नाम से पता चल रहा है क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन और हैलोजन यहां से रिमूव करेंगे। इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, और 1,2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि 1,2 पोजीशन से हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं, अल्फा बीटा पोजीशन से हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं, बीटा पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, इसलिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, कोई इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है। एक हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, नाम क्या है इस एग्जाम्पल का, 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां पर हमने 2-क्लोरोब्यूटेन लिया हुआ है, जहां क्लोरीन लगा हुआ है उसको अल्फा बोलेंगे और उसकी बगल वाली पोजीशंस को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो यहां पर दो बीटा पोजीशंस दिख रही है, अल्फा पोजीशंस कौन सी है, जहां पर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां से अगर क्लोरीन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता हूं, यहां से क्लोरीन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता हूं, तो यहां पर एल्कीन बन सकती है, यहां पर भी एल्कीन बन सकती है। तो दो तरह की एल्कीन मुझे देखने को मिल रही है। एक तो जब मैंने यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन को रिमूव किया तो पाई बॉन्ड यहां आया, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को यहां से रिमूव किया तो पाई बॉन्ड यहां आया। इस तरह की एल्कीन को सेटजेफ एल्कीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेटजेफ एल्कीन बोला जाता है। और इस तरह की एल्कीन को हॉफमैन एल्कीन बोला जाता है। सेटजेफ एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ब्रांचिंग ज्यादा हो। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में केवल एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सेटजेफ एल्कीन का मतलब सिंपली क्या है, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। यहां लिखा हुआ भी है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आते हो, ज्यादा ब्रांचिंग होती हो। हॉफमैन एल्कीन क्या होती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जहां पर क्या है आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कम आते हो। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर ये जो होगी आपकी, इस तरह से अपन बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे आप यहां पर ग्रुप्स बढ़ाते जाओगे एल्कीन में, सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते जाओगे, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे सेटजेफ एल्कीन बढ़िया बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे सेटजेफ एल्कीन कौन सी बढ़िया है, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 4-4 सब्स्टिट्यूएंट है इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बना रहे हो वैसे वैसे सेटजेफ एल्कीन बढ़िया होती आ रही है। लेकिन हॉफमैन एल्कीन क्या हो जाएगा, हॉफमैन एल्कीन का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हॉफमैन एल्कीन का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जिसमें ब्रांचिंग कम होगी वो हॉफमैन एल्कीन बढ़िया होगी।
तो यहां पे हमें कौन सी बनानी है, मेजर एल्कीन बनानी है। मेजर एल्कीन कौन सी बनेगी, सेटजेफ एल्कीन बनेगी। वो एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, वो हमारी सेटजेफ एल्कीन होगी। अब यहां पर मैकेनिज्म थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैकेनिज्म है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म से ही हमें पता चलेगा कि इसको E2 क्यों बोला, बायोमोलिकुलर बोला, क्यों बोला उसको बायोमोलिकुलर। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये जो CH3CHCl पूरा का पूरा 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। पहले SN2 रिएक्शन जो करवा रहे थे हम लोग एक्वस KOH के साथ करा रहे थे, यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। अल्कोहलिक KOH यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। यहां पर मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। CH2 यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, CH यहां पर Cl, यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया और यहां पर मैंने CH3 लिख दिया। अब देखो यहां पर जो बेस है OH माइनस है, मैंने आपको बताया था बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या होता है। बेस वो होता है जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देता है, न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को छोड़कर किसी को भी दे सकता है। तो यहां पर बेस किस किस को अप्रोच करेगा, बेस इसको भी अप्रोच कर सकता है और बेस इसको भी अप्रोच कर सकता है। जब मैं बेस को इस हाइड्रोजन को अप्रोच करवा रहा हूं, बेस जब इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं केवल इस वाले केस के लिए आपको प्रूफ करके बताऊंगा मैकेनिज्म, ऑलरेडी इस वाले के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर अगर बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है तो होगा क्या, देखो जब बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है तो हम इसको तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पर CH बना देते हैं, यहां पर CH बना देते हैं, यहां पर CH3, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे ही बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया, तो हाइड्रोजन अगर इसके साथ बॉन्ड बनाने लगा है तो किसके साथ बॉन्ड तोड़ने लगेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ने लगेगा। और अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ने लगेगा तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगेगा, और अगर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगेगा तो वो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ने लगेगा। इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलेगी, इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी, जिसमें ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में चलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, OH माइनस ने H को अप्रोच किया, H ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना चालू किया, कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चालू किया। कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो उसको क्लोरीन को निकालना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है। सारा का सारा रेट, सारी की सारी बातें यहीं से निकल के आएगी, क्योंकि यही आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS है, यही आपकी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। इसके बाद तो बस ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर हाइड्रोजन यहां से निकला है तो सेटजेफ बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकला होता तो यहां पर क्या बन जाता, हॉफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलता। बात समझ में आती है। अगर हाइड्रोजन यहां पे से निकलता तो हॉफमैन बनता, यहां से निकला तो सेटजेफ बनेगा। यानी कि सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, तो यहां पर ये बात प्रूव हो जाती है कि ये कैसी है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से हम काफी ज्यादा चीजें निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनना। इस ट्रांजिशन स्टेट में स्लो स्टेप की बात है, OH माइनस यानी कि जो बेस है और जो अल्काइल हैलाइड है, दोनों इस ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों इस ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बायमोलिक्यूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायमोलिक्यूलर, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, बेस के भी और अल्काइल हैलाइड के भी कैरेक्टर आ रहे हैं, इसलिए इसको बायमोलिक्यूलर बोला जाता है। ये बात तो क्लियर होगी कि बायोमोलिक्यूलर क्यों बोला जाता है। अब बात करेंगे एलिमिनेशन कैसे हो रहा है और किस किस बातों पर रेट यहां पर डिपेंड कर रही है। तो देखो किस किस बात पे यहां पर रेट डिपेंड करेगी। यहां पर अगर अपन बात करें तो आने वाले OH माइनस पे जितना अच्छा बेस होगा उतनी जल्दी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना बढ़िया ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा उतनी जल्दी बेस इसको अप्रोच करेगा। दूसरी बात, पहली बात तो यहां से आ गई, दूसरी बात कहां से आ गई, यहां से आ गई। जितना बढ़िया बेस उतनी जल्दी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो बेस सेम है तो जितना बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतनी जल्दी बेस उस पर अटैक करेगा। तीसरी बात, जितनी जल्दी यहां पर एल्कीन बनेगी, और एल्कीन यहां पर बढ़िया कब बनेगी, जब वो स्टेबल एल्कीन बनेगी। जितनी स्टेबल एल्कीन यहां बनेगी उतनी जल्दी ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। जितनी स्टेबल एल्कीन यहां पर बनेगी उतनी जल्दी ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। और जितना बढ़िया ये क्लोरीन निकलना चाहेगा, जितना बढ़िया ये लीविंग ग्रुप होगा, ये क्लोरीन बेसिकली क्या है, लिविंग ग्रुप, जितना बढ़िया ये लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी ये निकलेगा तो एल्कीन फटाफट बनेगी, OH माइनस इस H को इलेक्ट्रॉन फटाफट से देगा। तो ये चारों बातें इंटर रिलेटेड है।
या तो हमारे पास बेस बढ़िया हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, एल्कीन स्टेबल बने और निकलने वाला लिविंग ग्रुप कैसा हो, गुड लिविंग ग्रुप हो। इन चार बातों पे हमारी E2 रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही? इन चार बातों पे हमारी E2 की रेट डिपेंड करती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बेस पे भी डिपेंड कर रही है और अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रही है। दोनों पे डिपेंड करती है तो ऑर्डर कितना होगा, 2 हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। रेट जितनी बढ़िया स्टेबल एल्कीन उतनी ज्यादा रेट, जितना बढ़िया बेस उतनी ज्यादा रेट, एसिडिक हाइड्रोजन जितना बढ़िया उतनी ज्यादा रेट, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रेट। चार बातों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। फटाफट से आप इसको पोज करो, पोज करके इस मैकेनिज्म को नोट डाउन करो। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये रिमेंबर, ध्यान रखें, इसको लर्न कर लेना है आपको। इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपके सारे E2 के सवाल हो जाएंगे। अब देखो, ये जो सारी बातें मैंने बोली उसको मैंने लिख रखा है कि यहां पर रेट किस पे डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि दोनों के कोफिशिएंट 1 1 आ रहे थे, तो ऑर्डर कितना निकल के आ गया, 2। और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या आ गई, 2 आ गई। इसलिए इसको E2 बोला गया, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। इसमें एलिमिनेशन क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से एलिमिनेट होके H और Cl बाहर निकल रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे और एक पीक पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको एलिमिनेशन बोला गया। अब यहां पर रेट ऑफ E2 किस बात पे मेनली डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन हमारी होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ E2 होगी। जैसे यहां पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। यहां पर ये अल्फा है, बीटा पोजीशन कौन सी है, ये अल्फा है, बीटा पोजीशन कौन सी है, ये अल्फा है, बीटा पोजीशन कौन सी है, अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। तो जब यहां से HX निकलेगा तो एल्कीन कौन सी बनी भाई, ये भी बीटा, सारे बीटा ही तो है ये, अरे ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों कार्बन एक जैसे ही है। तो यहां से एल्कीन फॉर्म कर ली, यहां पे देखोगे तो यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया यहां से और हेलोजन यहां से निकाल लिया, एल्कीन यहां से फॉर्म कर ली, एल्कीन यहां से फॉर्म कर ली। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, अगर इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये अल्फा कार्बन, उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस एल्कीन के लिए 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस एल्कीन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस एल्कीन के लिए 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होने वाली है। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये है। अगर स्टेबल एल्कीन ये फॉर्म हो रही है तो रेट ऑफ E2 की बात करेंगे तो E2 की रेट सबसे ज्यादा किसमें निकल के आएगी, इन तीनों में से 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री यहां पर हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ ए डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि वो स्लो स्टेप का पार्ट है। डबल बॉन्ड के कैरेक्टर वहां पे देखने को मिल रहे थे, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से हमने यहां पर आंसर दे दिया। सेकंड बात, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन X बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी और निकलने वाले हेलोजन के पर भी डिपेंड करेगी। अब यहां पर कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, मैं तो कह रहा हूं रेट ऑफ E2 जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर। जितना ज्यादा जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी अब तो आपको पता ही है, SN1 SN2 में देख चुके हैं, I- Br- Cl- F-, जो जितनी जल्दी निकलेगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जल्दी कौन निकलेगा, जो ज्यादा स्टेबल फील करेगा। जिसका साइज बड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, जिसका साइज छोटा है उस पर नेगेटिव चार्ज कंजस्टेड है। ऑब्वियसली बात है, I- जल्दी से निकलेगा, इसलिए Ri, Rbr, Rcl, Rf में Ri में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बस यहां पर R कैसे होने चाहिए, सभी में R सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, R सेम होने चाहिए। यहां पर हमने जो लिया है वो रिएजेंट कौन सा लिया है, अल्कोहलिक KOH ले सकते हो, NaNH2 ले सकते हो जिसको सोडामाइड बोलते हैं, या फिर यहां पे आप
टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले सकते हो। अल्कोहलिक KOH ले लो, NaNH2 ले लो, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले लो। ध्यान रहे यहां पर जो मैंने रेट लिखी थी वो अल्काइल हैलाइड और बेस लिखा था, जबकि SN2 के अंदर मैंने यहां रेट जो लिखी थी वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल लिखा था। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल लिखा था, यहां पे बेस लिखा है, यानी कि यहां पर अल्कोहलिक KOH बेस की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इस बात को अपन समझते हैं कि ये बेस की तरह क्यों ट्रीट होता है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों ट्रीट होता था। अगर मैं OH- लेता हूं तो यहां पर SN2 के अंदर OH- किसकी तरह बिहेव करता था, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था, जबकि OH- E2 के अंदर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर बिहेव कर रहा है बेस की तरह। वो ऑब्वियस है कि OH- यहां पे H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए बेस की तरह ट्रीट होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे रहा था एक्सेप्ट H+, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी मैं समझाता हूं। वहां पर एक्वस कंडीशन ली जाती थी, ये क्या होता था आपका एक्वस KOH, जबकि यहां पर क्या होता था अल्कोहलिक KOH होता था। एक्वस KOH के अंदर होगा क्या कि OH- को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, OH- को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो उसकी सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्वेशन बढ़ जाएगी। सॉल्वेशन बढ़ जाएगी यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जबकि यहां पर अल्कोहलिक KOH दिया है तो अल्कोहलिक KOH में ROH होंगे, तो ROH में से हाइड्रोजन वाला पार्ट तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन R वाला पार्ट क्या कर रहा है, रिपेल। तो यहां पर ये कैसा होगा, लेस सॉल्यूबल होगा, लेस सोल्यूबल होगा। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि बेस जो होता है वो तुरंत अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। ये थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट होता है। इतना देखो, इतना जानने की हमें जरूरत नहीं है। ये बता दिया मैंने अल्कोहलिक KOH के बारे में, जबकि ये बताया मैंने आपको एक्वस KOH के बारे में। यहां पर ये SN2 का फंडा है, यहां पर E2 का फंडा है। यहां पर क्यों अल्कोहलिक KOH बेस की तरह ट्रीट हो रहा है वो बता दिया मैंने। कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं E2 के अंदर, अल्कोहलिक KOH, सोडामाइड और टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले सकते हैं। अब देखो जो E2 रिएक्शन होती है, वो E2 रिएक्शन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, यानी कि जो हाइड्रोजन और हैलोजन अल्फा बीटा पोजीशन से निकला है, ये अल्फा था ये बीटा था, यहां पर ये अल्फा था ये बीटा था, तो हाइड्रोजन हैलोजन जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि एंटी फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सिन फॉर्म में। अगर यहां पे आप पूछोगे E2 होगी क्या, नहीं होगी। आप पूछोगे यहां पर E2 होगी क्या, बिल्कुल होगी। यहां पर E2 क्यों नहीं होगी, क्योंकि आने वाला बेस जो है OH- जो है वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करने आ रहा है, लेकिन यहां पर हैलोजन के पास लोन पेयर है। OH- और लोन पेयर क्या फील करेंगे, OH- और लोन पेयर यहां पर रिपल्शन फील करेंगे, जो रिपल्शन यहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए E2 रिएक्शन जो होती है वो एंटी एलिमिनेशन होती है। बात क्लियर है। कंपेयर रेट टुवर्ड्स E2 की रेट को कंपेयर करना भैया, क्वेश्चन आ गया है E2 की रेट को कंपेयर करना है। सबसे पहला तरीका, जब भी रेट के कंपैरिजन की बात आएगी तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आएगा, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सबसे पहला तो फंडा ये लगाएंगे, और फिर जब यहां से हार जाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जब यहां से हार जाएंगे तो ये वाला फंडा लगाएंगे। बात समझ में आती है। अब यहां पर देखो, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, खुद से ट्राई करेंगे, एक बार पोज करके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं निकलता जा रहा हूं आप लोग पोज करो, उसको नोट डाउन करो, पोज करो नोट डाउन करो। कॉन्सेप्ट ये लगाना है, ठीक है। रुकने का टाइम नहीं है भैया, रुकूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा, रुकूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। बात समझ में आ रही है क्या। आराम आराम से तसल्ली से समझाता चला जा रहा हूं, पोज करेंगे नोट डाउन करेंगे। बात समझ में आती है। अगर यहां पर देखूंगा तो ये अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कोई सा भी बीटा देख लो आप, दोनों बीटा कैसे आ रहे हैं, सेम। अगर यहां पे मैं एल्कीन को फॉर्म करूंगा तो एल्कीन कैसी फॉर्म करूंगा, ये वाली। आप लोगों ने भी ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा। यहां पर ये अल्फा है और इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है। अगर मैं यहां एल्कीन फॉर्म करूंगा तो कौन सी एल्कीन फॉर्म करूंगा, ये वाली। अगर यहां पर ये अल्फा है तो ये बीटा है। यहां पर जो एल्कीन फॉर्म होगी तो क्या बनेगा, जैसे ही ये बेंजीन दिखेगा आपके दिमाग में चमक आ जाएगी कि भैया बेंजीन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद आप देखोगे कि सर ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा है,
यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, जबकि इस पाई बॉन्ड के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, केवल अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसके लिए केवल क्या आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर तो भयंकर रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन बन गई। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ E2 कंपेयर किए होंगे तो ये आंसर आया होगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, सेकंड एग्जांपल ट्राई करें, सेकंड एग्जांपल ट्राई करें। एक चीज और बता दूं, रेट ऑफ E2 किस पे डिपेंड करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ E2 होगी। भाई ट्रांजिशन स्टेट में जो भी चीजें आ रही थी, चाहे वो बेस हो, चाहे वो एसिडिक हाइड्रोजन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो लिविंग ग्रुप हो, सब पे रेट ऑफ E2 डिपेंड करेगी। तो यहां पर देखो, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अब आप बोलोगे सर दोनों से एल्कीन तो सेम ही बन रही है, सर आंसर ही नहीं आ रहा है इससे, तो एल्कीन से तो कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखो, सर दोनों में ब्रोमीन भी सेम है, तो ब्रोमीन भी सेम है। फिर आगे बढ़ो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन देखेंगे। अब यहां पर ये बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन को देखो और इस बीटा हाइड्रोजन को देखो। अगर मैं इस बीटा हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पर रेट कैसे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन को निकालो एनायन बनाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन को निकालो एनायन बनाओ। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन को निकालो एनायन बनाओ। ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये 2 डिग्री एनायन है, जबकि ये 1 डिग्री एनायन है। तो 1 डिग्री एनायन और 2 डिग्री एनायन में ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री एनायन होता है। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन जीतेगा रेट ऑफ E2 में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन से आंसर आएगा। 1 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज्यादा जीतेगा। पोज करके नोट डाउन कर लो, रीजन लिखो, रीजन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ से किया, यहां पर एल्कीन की स्टेबिलिटी से किया। नेक्स्ट है हमारा डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमने HX निकाला था, अब हम X2 निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा बीटा पोजीशन से ही निकालेंगे। ये भी E2 का ही एग्जांपल है, बिल्कुल मैकेनिज्म वैसा का वैसा ही चलेगा। यहां पर जो रिएजेंट यूज होता है वो जिंक डस्ट हीट यूज होता है। जिंक डस्ट हीट क्या करेगा, जिंक मेटल है, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन हमारे लिए किसका काम करेंगे, बेस का काम करेंगे। हमें बेस से क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। बेस क्या लेके आता है, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमें क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स। बस इस जिंक की औकात हाइड्रोजन को निकालने की नहीं है। वी कैन नॉट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं कि वी कैन नॉट ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ये 2 इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं कर सकते, इनकी 2 इलेक्ट्रॉनों की औकात नहीं कि वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करे। तो यहां पे ये रास्ता दूसरा अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, Br की एंटी बॉन्डिंग में अटैक करते हैं। Br की एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे, यहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे और इस Br को रिलीज करवा देंगे। तो यहां पे एल्कीन बन जाएगा। इतना कौन लफड़े में पड़े, कोई कौन पूछ रहा मैकेनिज्म, कोई नहीं पूछ रहा। क्या करना है, जुगाड़। क्या करना है, जुगाड़। यहां Br बीच में लगाओ, जिंक ZnBr2 को बाहर निकाल दो, एल्कीन दिख गई होगी आपको। ZnBr2 को बाहर निकाल दो, एल्कीन दिख गई होगी। अल्फा बीटा पोजीशन से हमने 2 Br को निकाला है। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल का मतलब जो 2 अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम हेलोजन आते हैं तो उनको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जिंक डस्ट ईट से हमने क्या बना लिया, एल्कीन। शॉर्टकट लगाओ, आंसर पाओ। क्या करोगे, ZnBr2 यहां पर क्या बनाओगे, एल्कीन बनाओगे। ठीक है, कॉपी करो, कॉपी करो, शॉर्टकट बता दिया, कॉपी करो। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। CH-Cl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। जब इसको सिल्वर हीट के साथ, मैं सिल्वर के साथ हीट करूंगा इस क्लोरोफॉर्म को, तो यहां पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, वो सोचने वाली बात है। कम से कम 6 सिल्वर मुझे यहां पे लेने पड़ेंगे। सिल्वर भी क्या है, मेटल है। मेटल क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। 2 क्लोरोफॉर्म ले लिए, यहां पर बीच में 6 Ag को रख दिया। किसको रख दिया, यहां पर 6 Ag को रख दिया मैंने। 6 Ag को यहां पर रखा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, AgCl बाहर निकाल के और यहां प्रोडक्ट बना रहा हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मोल AgCl। AgCl का कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर की पीपीटी देखने को मिलेगी AgCl की। और क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट करने पर क्या मिला मुझे, एसिटाइलिन देखने को मिला। क्या बना लिया मैंने, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन भी हम लोग यहां से बना सकते हैं। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर पाउडर, एसिटाइलिन इज फॉर्म। एसिटाइलिन बना लिया।
शॉर्टकट लगाओ, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा, जहां पूछेंगे मैं बता दूंगा। SN1, SN2, E1 और E2। E1 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो E1 को हम लोग काट देते हैं, E1 पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे SN1, SN2 और E2 पर। SN1, SN2 जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया दो तरह की रिएक्शंस देते हैं, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे SN1 या SN2, या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, और SN1 SN2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेनली दो रिएक्शन देखने को मिलती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ये हमारा अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, या तो ये SN1 SN2 दे सकता है या E1 E2 दे सकता है। E1 हमको पढ़ना नहीं है, बात समझ में आती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा अल्काइल हैलाइड्स के लिए? हम लोग SN1 को कंपेयर कर चुके हैं, SN2 को कंपेयर कर चुके हैं, अब SN1 SN2 को E2 से कंपेयर करेंगे। हमें सबके बारे में जानकारी है, SN1 कब होती है, SN2 कब होती है, E2 कब होती है। तो अगर SN2 की बात करूं तो SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस का लफड़ा होता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री SN2 फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये अल्काइल हैलाइड की बात हो गई। फिर SN1 की बात करूं तो SN1 में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री फास्ट देगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री। यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं। इवन रिएक्शन हमको पढ़नी नहीं है, इवन रिएक्शन हमको पढ़नी नहीं है, काट दिया अपन ने। E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन अभी हम लोग देख के आए हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन फास्ट देता है? 3 डिग्री वाला। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्ट देता था E2, ठीक है। तो यहां पर E2 की रेट क्या आ जाएगी, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। केवल SN2 को छोड़कर SN1 और E2 दोनों ही केस में 3 डिग्री फास्टर दे रहा है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, और इसमें क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखा जाता है। ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी जल्दी E2 यहां पर देखने को मिलेगी। E2 के लिए जो रिएजेंट यूज होते हैं वो अल्कोहलिक क्यूएच, सोडामाइड, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, इस तरह के अगर आपको रिएजेंट देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि यहां पे क्या होगी, E2 होगी। बात समझ में आती है। ये आपको अल्काइल हैलाइड दिया है, कौन सा अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। अब आपको क्या सोच रहे हैं यहां पर कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, किसमें E2 होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये वाला एग्जांपल जो है वो E2 से गया हुआ है, क्योंकि यहां से H और Br निकाल के मैंने एलिमिनेट करके 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर एक वीक पाई बॉन्ड बनाया है, यानी कि एलिमिनेशन हुआ है। यहां पर अल्कोहल के केस में ETO- दिया हुआ है, यानी कि ETO- जो हमारा पड़ा हुआ है वो इथेनॉल के अंदर है, यानी कि अल्कोहल के अंदर है। और अल्कोहलिक क्यूएच जो होता है, अल्कोहलिक क्यूएच जो होता है वो हमारे लिए बेस की तरह काम में आता है।